तो जय हिंद दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो हमारी लास्ट वीडियो है फंडामेंटल राइट्स की। तो इससे पिछली वीडियोस में हम लोगों ने आर्टिकल 30 तक सारी चीज़ें देख ली थी, और तुम लोगों ने अगर वो सारा वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाके देख लेना। तो आर्टिकल 31 से हम कंटिन्यू करने वाले हैं। आर्टिकल 35 तक हम लोग पहुंचेंगे और बीच में कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें भी करते हुए चलेंगे। तो आर्टिकल 31 से लेकर 35 तक वी विल बी डूइंग इन दिस वीडियो। तो बात करते हैं आर्टिकल 31 की। तो आर्टिकल 31 की हमें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये जो आर्टिकल है वो रिपील हो चुका है। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल है वो डिलीट किया जा चुका है, इसको रिपील कर दिया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 44th के थ्रू इस आर्टिकल को, आर्टिकल 31 को रिपील कर दिया गया था। तो ये हमारे संविधान से हटाया जा चुका है। और ये आर्टिकल किस लिए था? ये हमें राइट टू प्रॉपर्टी दे रहा था। ठीक है, तो कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी इसमें मिल रहा था हमें। तो ये आर्टिकल जो है वो रिपील हो चुका है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू। लेकिन ये आर्टिकल रिपील हुआ, ये आर्टिकल डिलीट हुआ है, लेकिन हमारा जो प्रॉपर्टी का राइट है वो डिलीट नहीं हुआ। ठीक है, तो आर्टिकल डिलीट है लेकिन राइट डिलीट नहीं है। राइट जो है वो हमारा ट्रांसफर हो गया है फ्रॉम दिस आर्टिकल नंबर 31 टू आर्टिकल 300 ए। ठीक है, तो 300 ए के अंदर इसको डाल दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के, और वहां पर फिर ये एक लीगल राइट बन गया है। ठीक है, तो अब जो है राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो एक लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है, लीगल राइट है। पहले 31 में था, अब 300 ए में इसको पहुंचा दिया गया है, यानी कि पार्ट 12 में। तो पार्ट 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें देखने को मिल जाएगा राइट टू प्रॉपर्टी। पहले पार्ट 3 में था, अब पार्ट 12 में है, और आर्टिकल 31 से लेके इसको 300 में फिर डाल दिया गया। सो ये थी पूरी आर्टिकल 31 की बात। एंड फिर हम लोग बढ़ते हैं आर्टिकल 32 के ऊपर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो इसको बैकबोन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि ये जो राइट है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हमें देखने को मिल जाता है आर्टिकल 32 में, यानी कि अगर हमारा कोई भी राइट, कोई भी फंडामेंटल राइट हमारा अगर वायलेट होता है, देन हम सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, और उस राइट के वायलेशन के लिए फिर जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमें उस राइट को दिलवाने का काम करेगा। ठीक है, तो आर्टिकल 32 इज रेमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट, यानी कि आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 32 तक जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स मिल रहे थे, उनको यहाँ पर कौन देने का काम करेगा, कौन उनकी रक्षा करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारी रक्षा करेगा हमारे फंडामेंटल राइट्स की। तो सुप्रीम कोर्ट इज द ग्रांटर ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स। याद रखना, सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारा फंडामेंटल राइट्स का ग्रांटर है, और उनके वायलेशन पे हम लोग सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं यूजिंग आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये प्रोटेक्शन देता है आर्टिकल 12 से लेके 35 तक, सारे जितने भी आर्टिकल्स हैं उन सभी को प्रोटेक्शन देता है। अगर इनमें से कोई भी राइट अगर तुम्हारा वायलेट होता है तो तुम सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। अगर आर्टिकल 32 भी वायलेट हो जाए, देन तुम ऑल्सो जो है वो इसको भी प्रोटेक्शन देता है। तो आर्टिकल 12 से लेके 35 तक सबको प्रोटेक्शन देगा आर्टिकल 32। ठीक है, अब इसको डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं, जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लिखा हुआ है। द राइट टू मूव, सब क्लॉज 1 इसका कह रहा है, द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट बाय एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट इज गारंटेड। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट हम लोग जा सकते हैं। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव द पावर टू इशू डायरेक्शंस और ऑर्डर्स और रिट्स। ठीक है, तो अगर कुछ ऐसा वायलेशन होता है तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन इशू कर सकता है, ऑर्डर्स दे सकता है, और रिट इशू कर सकता है। ठीक है, तो रिट जो है यहाँ पर एक नई चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। तो रिट जो है वो थोड़ी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज होती है जो सुप्रीम कोर्ट इशू करता है। इसको हिंदी में शायद याचिका बोलते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो 5 प्रकार की रिट इशू करता है, कर सकता है, और वो रिट्स हैं। एक तो हेबियस कॉर्पस। ठीक है, तो इनको, इनकी डिटेल में भी चर्चा करेंगे हम लोग, पहला ऊपर ऊपर से देख लेते हैं। तो एक तो है हेबियस कॉर्पस, दूसरी है मैंडेमस, तीसरी है प्रोविशन, एंड चौथी है को वारंटो, एंड पांचवी है सर्ट्योरेरी। ठीक है, तो ये 5 रिट जो है वो सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है। ठीक है, तो हाई कोर्ट भी कर सकता है, लेकिन अभी बात हम लोग सुप्रीम कोर्ट की चल रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये रिट्स इशू कर सकते हैं फॉर मतलब हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, अब इन रिट्स की हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो रिट्स में हम लोग सबसे पहले देखेंगे हेबियस कॉर्पस। तो हेबियस कॉर्पस नाम थोड़ा अजीब लग रहा होगा, और लगना भी चाहिए क्योंकि लैटिन वर्ड है। ठीक है, तो हेबियस कॉर्पस जो कि लैटिन वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी, टू हैव द बॉडी। तो हेबियस कॉर्पस टू हैव द बॉडी, मतलब ये रिट जो है वो कब इशू की जाती है? जब किसी को अरेस्ट कर लिया जाता है या फिर डिटेन कर लिया जाता है। ठीक है, तो अगर किसी को अरेस्ट या फिर डिटेन कर लिया,
तो उसकी जो फैमिली वाले हैं वो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के पास, और फिर वो बोलेंगे कि ऐसे ऐसे जो हमारा जो चाहने वाला व्यक्ति है उसको अरेस्ट या फिर डिटेन कर लिया गया है इन इन अथॉरिटीज ने। तो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट फिर क्या करेगा, ये हेबियस कॉर्पस रिट इशू करेगा, और फिर उसको कोर्ट के सामने पेश करना पड़ेगा, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा, जो भी बंदा जिसको अरेस्ट किया गया है। तो ये रिट जो है वो तुम लोगों को समझ में आ गई होगी कि कब इशू की जाती है। इसका मतलब है टू हैव द बॉडी, यानी कि कोर्ट जो है उसके सामने बॉडी को पेश करना पड़ेगा, ताकि जो लॉफुलनेस है डिटेंशन की उसको जो है वो चेक कर सके मजिस्ट्रेट। ठीक है, तो 24 घंटे के अंदर अंदर इस बंदे को, इस व्यक्ति को जो कि अरेस्ट किया गया है, उसको जो है वो मजिस्ट्रेट के सामने तुम्हें पेश करना होगा। ठीक है, तो ये है हेबियस कॉर्पस रिट, जो कि हमारे आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को तुम लोगों को ध्यान में आ रहा होगा अगर तुम लोगों ने वीडियोस देखे हैं तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को ये प्रोटेक्ट कर रही है। ठीक है, तो हमारी पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट कर रही है हेबियस कॉर्पस रिट। ये जो रेट है वो प्राइवेट इंडिविजुअल और स्टेट, ठीक है, दोनों के ऊपर एप्लीकेबल है। ठीक है, मतलब अगर स्टेट जो है तुम्हें डिटेन करता है, यानी कि पुलिस, सीबीआई, ईडी वगैरह ये तुम्हें डिटेन करती हैं, देन उन पे ये रिट इश्यू हो सकती है, और फिर तुम्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। एंड अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल भी तुम्हें पकड़ के बंदी बना लेता है या डिटेन कर लेता है, ठीक है, तो वहां पे भी ये रिट जो है वो एप्लीकेबल है। तो तुम्हारे घर वाले जाके उसके खिलाफ भी ये रिट इशू करवा के ला सकते हैं। तो प्राइवेट इंडिविजुअल, स्टेट, दोनों पे ये रिट जो है वो काम करेगी हेबियस कॉर्पस। आई थिंक तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। टू हैव द बॉडी एंड ये सारी जो चीजें हैं वो तुम लोग आई थिंक समझ गए होंगे। फिर जो नेक्स्ट रिट हम लोग देखेंगे दैट इज मैंडामस। ठीक है, तो मैंडामस रिट जो है वो हम लोग देखने वाले हैं। मैंडामस रिट का ये भी एक लैटिन शब्द है। ठीक है, तो मैंडामस का मतलब होता है वी कमांड। ठीक है, वी कमांड। तो वी कमांड जो है दैट इज द मीनिंग ऑफ मैंडामस एंड इट इज अ लैटिन वर्ड। तो लैटिन वर्ड है मैंडामस। अब इसका मतलब क्या होता है, अब ये जो रेट है वो क्या है और क्यों इसका यूज किया जाता है। तो मान लीजिए कोई जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट है। ठीक है, तो कोई गवर्नमेंट जो है सरकारी कोई अधिकारी है, लेकिन अगर वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा या फिर अपना काम नहीं कर रहा, तो मैंडामस रेट जो है वो इश्यू हो जाएगी, एंड सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट उसको ये ऑर्डर देगा कि तुम अपनी कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड ड्यूटी को फॉलो करो और करो उसको। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड ड्यूटी, ठीक है, इस वर्ड को याद रख लेना, लिख लेना। कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड ड्यूटी को अगर कोई बंदा, कोई सरकारी अधिकारी या फिर कोई सरकारी बॉडी करने से मना करती है, देन उसके खिलाफ ये रिट इशू होगी मैंडामस। तुम लोग जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट और बोल सकते हो कि ये जो हमारा जो अफसर है ये ठीक से काम नहीं कर रहा है और ये अपनी ड्यूटी जो है वो नहीं कर रहा। तो फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उसको ऑर्डर देगी कि तुम अपनी ड्यूटी ढंग से करो। तो ये रेट कौन सी है, मैंडामस। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो तुम लोगों ने अक्सर सुना होगा कि पुलिस जो है अक्सर मना कर देती है एफआईआर लिखने की। ठीक है, तो अगर किसी मतलब कोई ऐसे बड़े व्यक्ति ने या फिर किसी बड़े नेता के जानकार ने या फिर कोई बड़ी पर्सनालिटी ने कोई अगर क्राइम कर दिया, तो ऐसा होता है कि जो पुलिस है या फिर मतलब जो भी अधिकारी है वो एफआईआर नहीं लिखते एक दो बार में, और इस पे काफी ये मतलब तुम लोगों ने न्यूज में भी सुना होगा। तो वहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, वहां पे हम लोग मैंडामस रेट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग डायरेक्ट मैंडामस रेट इशू करवाने नहीं पहुंच जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। हम लोग क्या करेंगे, जैसे तुम लोग मान लो इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर जो है वो मना कर रहा है एफआईआर लिखने से, तो इंस्पेक्टर के लिए फिर हम लोग शिकायत लेके पहुंचेंगे उसके हायर जो जो भी पोजीशन पे होगा। तो जो भी एसएचओ वगैरह जो भी होता है उनका एसीपी वगैरह, तो वहां पे हम लोग कंप्लेन करेंगे। फिर वहां पे भी हमारी बात नहीं सुनी जाती, तो और हम हायर अथॉरिटी पे जाएंगे। फिर अगर वहां पे अल्टीमेटली कहीं पे भी ये फिर एफआईआर नहीं लिखी गई, देन वी विल मूव टू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, और फिर वो जो है वो मैंडामस रिट इशू करेगा, यानी कि वो कमांड देगा उस अथॉरिटी को कि अपनी कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड ड्यूटी जो है उसको करो। तो आई थिंक ये मैंडामस रेट तुम्हें समझ में आ गई होगी। और भी तुम लोग एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कोई सरकारी मतलब जैसे तुम्हारे घर में पानी नहीं आ रहा, तो तुम उसके लिए जो भी जल बोर्ड है उसको कंप्लेन करो, फिर नहीं हो रहा है फिर भी, तो फिर धीरे धीरे वहाँ सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट तक पहुंचो। तो नेक्स्ट जो रेट है दैट इज प्रोहिबिशन। ठीक है, तो प्रोहिबिशन जो है वो क्या है, स्टॉप करना। ठीक है, तो प्रोहिबिशन क्या है, स्टॉप करना। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक जुडिशियल ऑर्डर है। ठीक है, इट इज अ जुडिशियल ऑर्डर जो कि हायर कोर्ट जो है, यानी कि हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो इशू करेगा टू अ लोअर कोर्ट और ट्राइब्यूनल। ठीक है, तो लोअर कोर्ट या फिर ट्राइब्यूनल को इशू करेगा कमांडिंग इट टू स्टॉप प्रोसीडिंग्स। तो जो भी उसमें प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उसको स्टॉप करने का काम करेगा यार। ठीक है, क्यों करेगा इनको स्टॉप, क्योंकि ऐसा हो जाता है कभी कभार जो है कभी कभार जो है मतलब जो बॉडीज हैं
मतलब जो कोर्ट्स वगैरह मान लो, वो अपने जुरिडिक्शन के बाहर काम करने लग जाते हैं, ठीक है। तो अपने जुरिडिक्शन, जुरिडिक्शन का मतलब क्या होता है, अधिकार क्षेत्र। तो अपने अधिकार क्षेत्र से अगर कोई सरकारी अफसर या फिर मतलब सरकारी बॉडी या फिर ये सुप्रीम मतलब कोर्ट्स वगैरह जो है अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करने लग जाए, एक्सेस, इसको बोलते हैं एक्सेस जुरिडिक्शन, ठीक है। तो एक्सेस जुरिडिक्शन के केस में फिर प्रोहिबिशन रेट जो है वो इश्यू हो जाएगी। प्रोहिबिशन रेट में क्या होता है, जो भी वो काम कर रहे हैं उसको बंद करने की जो है वो ऑर्डर दे दिया जाता है, ठीक है। तो प्रोहिबिशन रेट जो है वो तुम लोग याद रखना, प्रोहिबिशन रेट कभी इशू होती है जब एक्सेस जुरिडिक्शन होता है या फिर नो जुरिडिक्शन होता है, ठीक है। तो तुम्हारा अधिकार ही नहीं है वो काम करने के लिए, लेकिन तुम लोग अगर वो करोगे देन फिर तुम्हें रोक दिया जाएगा। तो ये जो रेट है आई थिंक तुम लोगों को समझ में आ गई। स्टॉप से इसको याद रख लेना, प्रोहिबिट यानी कि रोकना, बेसिकली सेम जो है वो शब्द भी ये आता है। देन नेक्स्ट रेट इज सर्टियोररी, ठीक है। तो सर्टियोररी और जो प्रोहिबिशन रेट है वो काफी हद तक सिमिलर है, ठीक है। इसका जो की डिफरेंस है वो क्या है कि ये जो रेट है वो आफ्टर आफ्टर द जजमेंट इशू होगी, ठीक है। जब लोअर कोर्ट जो है वो अपना जजमेंट बना लेता है या फिर जो है वो अपना काम कंप्लीट कर लेता है, देन उसको फिर रीचेक करने के लिए या फिर उसको रिव्यू करने के लिए या फिर उसको जो है वो क्वाश करने के लिए, ठीक है, क्वाश या रिजेक्ट, क्वाश, रिजेक्ट, रिव्यू, तो ये सब करने के लिए ये रेट जो है वो सर्टियोररी रेट इशू होती है, ठीक है। तो ये प्रोसीडिंग्स के बाद होगी, जब डिसीजन ले चुका होगा लोअर कोर्ट जो है, उसके बाद ये सर्टियोररी रेट इशू होगी। प्रोहिबिशन रेट जो है वो बीच में ही इशू हो रही थी, ठीक है। अगर नो जुरिडिक्शन और एक्सेस जुरिडिक्शन का केस था तो केस के बीच में ही प्रोहिबिशन रेट हो जाएगी। इसको आम भाषा में तुम लोगों ने सुना होगा स्टे ऑर्डर, ठीक है। तो स्टे ऑर्डर इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो स्टे ऑर्डर जो है यानी कि जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उनको रोक दिया जाए, और यहाँ पर जो है वो क्या है, डिसीजन बना चुकी है, डिसीजन ले चुकी है जो लोअर कोर्ट वगैरह है, तो उसको क्वाश करने के लिए, करेक्ट करने के लिए, रिव्यू करने के लिए, रिजेक्ट करने के लिए सर्टियोररी रिट जो है वो इश्यू करता है हायर कोर्ट, ठीक है। तो ये तुम लोग आई थिंक समझ गए होंगे, ठीक है। तो इसको पढ़ भी लेना अगर तुम लोग चाहो, तो बाकी सारी चीजें तो मैं समझा ही देता हूँ। तो नोट्स तुम लोगों को अगर पीडीएफ वगैरह भी चाहिए देन कमेंट कर देना, मैं कुछ जुगाड़ वुगाड़ करके फिर करवाएंगे। तो नेक्स्ट रेट जो हम लोग इशू करने वाले हैं, सॉरी पढ़ने वाले हैं, दैट इज को वारंटो। तो को वारंटो जो है वो क्या होती है, को वारंटो में होता है बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाता है बाय व्हाट अथॉरिटी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, बाय व्हाट अथॉरिटी, ठीक है, बाय व्हाट अथॉरिटी याद रख लेना। को वारंटो का मीनिंग क्या है, बाय व्हाट अथॉरिटी, ठीक है। तो लेटिन वगैरह में फिर इसका मीनिंग हम लोग देखें तो बाय व्हाट अथॉरिटी इसका मीनिंग निकल के सामने आता है। तो कि कोई मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, कोई एक आईएएस जो है वो तुम लोगों ने देखा है कि वो आईएएस बना हुआ है, लेकिन उसकी क्वालिफिकेशन ही आईएएस बनने लायक ही नहीं थी। मान लीजिए उसने ग्रेजुएशन नहीं की थी लेकिन वो सिविल सर्वेंट बना हुआ है, डीएम बना हुआ है, कलेक्टर बना हुआ है, तो दैट इज नॉट, मतलब ये इसकी जो है वो अथॉरिटी ही नहीं थी आईएएस अफसर बनने की और डीएम बनने की। तो इसकी क्वालिफिकेशन नहीं थी। तो ये जो है ये रिट जो है वो चेक करती है वेदर तुम्हारा जो पब्लिक ऑफिस जो तुमने ऑक्यूपाई किया है वो सही है या नहीं है, ठीक है। तो उसका लीगल बेसिस जो है वो चेक करेगी, तुम्हारी पोजीशन जो है वो तुम लोग लीगली उसके हकदार हो या फिर तुम लोगों ने कुछ घपला वपला करके तो नहीं पहुंच गए हो वहाँ। सो दैट चेक्स को वारंटो, ठीक है। तो को वारंटो तुम लोग समझ गए होगे आई थिंक। को वारंटो इसका मीनिंग क्या है, बाय वॉट अथॉरिटी, और ये चेक करती है जो पब्लिक पोजीशन है वो सही तरीके से सही व्यक्ति को दी गई है या फिर नहीं, ठीक है। तो उसके लिए तुम लोग याद रखना, को वारंटो इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा बाय व्हाट अथॉरिटी, ठीक है। तो ये जस्ट आप पूछ रहे हैं बाय व्हाट अथॉरिटी डू यू होल्ड दिस ऑफिस, ठीक है। तो तुम कैसे इस ऑफिस पे बैठ सकते हो, ठीक है। तो इलिजिटिमेट ऑफिस होल्डर को ये जो है चेक करने का काम करती है, कोई गलत व्यक्ति तो नहीं बैठा हुआ है, ठीक है। तो दैट वाज दीज रिट्स, एंड अब यहीं पर हम लोग आर्टिकल जो 32 जो था हमारा, दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, वो हम लोग खत्म कर चुके हैं। तो अगला हम लोग जो आर्टिकल पढ़ेंगे दैट इज आर्टिकल 33। तो आर्टिकल 33 में क्या है, आर्टिकल 33 में बेसिकली जितनी भी आर्म्ड फोर्सेस हैं हमारी, यानी कि जितनी मतलब इंडियन एयरफोर्स हो गई और नेवी हो गई एंड आर्मी हो गई, और मतलब पुलिस पुलिस भी मान लो, एंड मतलब जितनी भी फोर्सेस हैं या फिर ऐसी एजेंसीज हैं जो कि सिक्योरिटी से रिलेटेड है, हमारी पुलिस हो गई, सीबीआई हो गई, ईडी हो गई, रॉ हो गई, तो ये क्या है, ये कुछ ना कुछ हमारी सिक्योरिटी से जुड़ी हुई हैं। तो इनके लिए फिर सरकार जो है क्या करेगी, इनके कुछ जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, तो इनके कुछ फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो रेस्ट्रिक्ट कर दिए जाते हैं, ठीक है। इनके कुछ फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो कम कर दिए जाते हैं, क्योंकि भाई सिक्योरिटी का सवाल है हमारी, ठीक है। तो नेशनल इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए इनके कुछ फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो जो है उनसे थोड़े छीन लिए जाएंगे आर्टिकल 33 का यूज करके, ठीक है।
तो जैसे तुम लोगों ने सुना होगा, मतलब कि जो आर्म्ड फोर्सेस के जितने भी ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, तो वो ऐसे ही पब्लिकली ज्यादा स्टेटमेंट्स वगैरह नहीं देते। तो ये सब किस वजह से है? आर्टिकल 33 की वजह से। तो उनके जो राइट्स हैं वो कम कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो पार्लियामेंट में बाय लॉ डिटरमाइन टू व्हाट एक्सटेंट एनी ऑफ द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट शैल इन एप्लीकेशन टू। ठीक है, तो जो राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स जो हमें मिले हुए हैं, उनका जो एप्लीकेशन है उनको किस हद तक दिया जाएगा, तो ये आर्टिकल 33 जो है वो डिफाइन करता है फॉर आर्म फोर्सेस। ठीक है, तो जितनी भी आर्म फोर्सेस हैं हमारी, इंडियन एयरफोर्स, नेवी एंड आर्मी, उनको किस हद तक राइट दिए जाएंगे और किस हद तक राइट्स उनके रेस्ट्रिक्ट किए जाएंगे, तो ये सब आर्टिकल 33 के थ्रू किया जाएगा। द मेंबर्स ऑफ फोर्सेस चार्ज विद द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। ठीक है, तो जितनी भी फोर्सेस हैं जो कि मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर जो है उसको देखती हैं, तो पुलिस वगैरह हो गई और इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये सारी चीजें जो है, मतलब इनके जो है वो फंडामेंटल राइट्स जो है वो कुछ कुछ कम कर दिए जाते हैं। तो ये है पूरा आर्टिकल, द पर्सन एम्प्लॉय एंड ब्यूरो। ठीक है, तो वो ये जो पूरा आर्टिकल जो है वो उसी से रिलेटेड है कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो थोड़े कम हो जाएंगे इन प्लेसेस पे जो भी व्यक्ति हैं। तो ये था पूरा आर्टिकल 33। और ये जितने भी मैं आर्टिकल्स पढ़ा रहा हूँ उनमें ये जो आर्टिकल्स लिखे हुए हैं इस पीडीएफ में, वो एग्जैक्टली उसी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं जैसा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं। तो काफी तुम लोग एग्जैक्ट वे में, तुम लोग एग्जैक्टली एकदम पॉइंट टू पॉइंट एकदम सही पढ़ रहे हो। ठीक है, तो आर्टिकल 34 की हम लोग बात करते हैं। तो आर्टिकल 34 जो है वो किसके ऊपर है? वो है मार्शल लॉ के ऊपर। ठीक है, तो मार्शल लॉ क्या होता है? मार्शल लॉ होता है बेसिकली मिलिट्री, जब जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कौन कंट्रोल करता है? मिलिट्री। एडमिनिस्ट्रेशन अगर मिलिट्री जो है, फोर्सेस जो है हमारी, वो कंट्रोल करने लग जाए तो उसको क्या बोलते हैं? मार्शल लॉ। उसमें हमारे जितने भी तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स हैं उन सबको, वो सब तुम लोगों से छीन ले जाएंगे। तो दैट इज मार्शल लॉ। और उसमें जो भी जितने भी एक्ट्स वगैरह किए जाएंगे बाय द ऑफिशियल्स ऑफ द फोर्सेस, तो उनको सरकार जो है वो इंडेमनीफाई कर देगी। ठीक है, तो इंडेमनीफाई यानी कि सरकार उसके लिए जिम्मेदार है, पार्लियामेंट उसके लिए जिम्मेदार है। जो पर्सन जो वो कोई काम कर रहा होगा उसको, मतलब कोई ऑफिसर जो है, मान लो आर्मी का कोई ऑफिसर है, तो वो पर्सन उसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा अगर वो मार्शल लॉ में कुछ भी काम करता है। तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, या फिर कहीं पे बहुत बुरी स्थिति हो जाती है, बहुत ज्यादा, मतलब एकदम ही ज्यादा बुरी स्थिति खराब हो जाती है, तब मार्शल लॉ जो है वो लगाया जाता है। और भारत में अभी तक कभी भी जो है वो मार्शल लॉ नहीं लगाया गया। ठीक है, तो इतने खराब दिन सौभाग्य से हमारे कभी नहीं आए हैं कि मार्शल लॉ हमें देखना पड़े। ठीक है, और बाकी पड़ोसी राज्यों, पड़ोसी देशों में जैसे पाकिस्तान वगैरह में तो मार्शल लॉ वगैरह ये तो उनके लिए बहुत आम बात है। तो वहाँ का तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ये आर्मी वगैरह कंट्रोल करती है। तो दैट इज अ सेपरेट थिंग। तो हमारे यहाँ पर जो है वो व्यवस्था काफी ठीक चल रही है, एंड मार्शल लॉ जो है वो हमें कभी भी देखने को नहीं मिला। ठीक है, तो मार्शल लॉ में अगर कोई भी आर्मी ऑफिसर, कोई भी फोर्सेस का ऑफिसर जो भी काम करेगा, उसका जिम्मेदार जो है वो पार्लियामेंट होगी, ना कि जो पर्टिकुलर ऑफिसर है। तो ये जो मार्शल लॉ है वो एक टाइम पे जब जलियांवाला बाग कांड हुआ था, तो वहां पे मार्शल लॉ जो है वो लगा हुआ था। ठीक है, तो जो जनरल डायर था, तो उसने जो मास किलिंग्स की थी वो इस मार्शल लॉ के अंडर ही की थी, और इसके लिए उसको जिम्मेदारी नहीं ठहराया जा सकता था। तो जितनी भी कमीशन वगैरह जो भी रिपोर्ट वगैरह बना रहे थे वो कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि अल्टीमेटली वो आंसरेबल ही नहीं था। ठीक है, तो जनरल डायर जो है वो उस टाइम पे आंसरेबल ही नहीं था किसी को भाई, क्योंकि उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। जिम्मेदारी किसकी थी? पार्लियामेंट की। ठीक है, तो ये जो है मार्शल लॉ जो है वो कब लगाया जाता है? जब स्थिति जो है वो बहुत ही ज्यादा खराब हो जाए और हाथ से बिल्कुल निकल जाए, तो पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर जो है वो खराब हो जाए, तो तब ये सारी चीजें लगाई जाती हैं और तुम्हारी जितनी भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनका जो है वो फिर ले लिया जाएगा। ठीक है, सो इसको एक बार पढ़ लेते हैं। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन द फॉरगोइंग प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट, पार्लियामेंट में बाय लॉ इंडेमनीफाई। ठीक है, तो इंडेमनीफाई कर देगी एनी पर्सन इन द सर्विस ऑफ द यूनियन और स्टेट और एनी अदर पर्सन इन रिस्पेक्ट of any act done by him in connection with the maintenance or restoration of order in any area within the territory of India। ठीक है, तो जो भी वो काम करेगा फॉर, मतलब रेस्टोरेशन ऑफ ऑर्डर इन द एनी एरिया, या फिर मतलब जो भी वो काम करेगा, जो भी कोई ऑफिसर है, तो उसको जो है वो पार्लियामेंट जो है वो इंडेमनीफाई करेगी। ठीक है, तो मार्शल लॉ जो है वो तुम लोग समझ चुके हो। ठीक है, तो मार्शल लॉ वाज इन फोर्स और वैलिडेट एनी सेंटेंस पास पनिशमेंट इन्फ्लिक्टेड फोर्टिफाई ऑर्डर और एनी एक्ट दैट मर्डर। तो ये था पूरा आर्टिकल 34 जो कि डील करता है मार्शल लॉ से। और मार्शल लॉ जो है वो कब लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है, और इनकी सारी चीजें जो है वो हम लोगों ने देखा।
तो ये था मार्शल लॉ। बाकी कुछ तुम लोगों को समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ जो है वो कमेंट वगैरह करके पूछ लेना। तो मार्शल लॉ, तो यहाँ पे मार्शल लॉ की थोड़ी डेफिनेशन तुम लोग देख सकते हो। द सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ सिविल गवर्नमेंट बाय मिलिट्री अथॉरिटीज टू डील विद अ क्राइसिस। तो क्राइसिस सिचुएशन आ जाए एंड जो है वो मिलिट्री जो है वो पूरा कंट्रोल ले लेती है, तो ये जो है वो मार्शल लॉ हम लोगों ने देखा। तो लास्ट आर्टिकल हम लोग देखेंगे, दैट इज आर्टिकल 35 जो कि हमारे संविधान में है। और इस आर्टिकल को देख के मतलब डर मत जाना भाई, कुछ नहीं है इसमें, ये इतनी रामायण इसमें खोद रखी है। लेकिन बस अल्टीमेटली ये क्या कह रहा है कि जितने भी तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स तुम्हें मिले थे उस पे लॉस उस पे कानून जो है वो कौन बनाएगा, वो पार्लियामेंट बनाएगी। ठीक है, पार्लियामेंट बनाएगी। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो कोई भी कानून वगैरह नहीं बनाएगी फंडामेंटल राइट से रिलेटेड। तो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड लॉस कौन बना सकता है? पार्लियामेंट बना सकती है। स्टेट असेंबली जो है वो नहीं बना पाएगी। तो पार्लियामेंट सुप्रीमेसी जो है वो देता है आर्टिकल 35 इन मेकिंग लॉस रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स। तो आई थिंक ये आर्टिकल तुम्हें समझ में आ गया होगा, तो इसमें कुछ है ही भी नहीं। एंड तो ये सारी चीज़ें थी, और बाकी सारे आर्टिकल्स हम लोगों ने देखे, जितनी भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो सब कवर किए। तुम लोगों ने अगर कोई भी वीडियो मिस कर दी है या फिर नहीं देखी है तो जाके ज़रूर देख लेना, प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस तुम्हें मिल जाएंगी। एंड बाकी वीडियो में कोई मिस्टेक हुई हो या फिर आपको कोई सुझाव हो या फिर कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कहीं से नए आए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब तो करिए ना, और वीडियो पसंद पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर वगैरह जो करना होता है दैन तुम लोग कर सकते हो। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।